नमस्कार। कूटनीति के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन मार्जनी। आज हम बात करने जा रहे हैं रूस के बारे में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में भारत का दौरा किया। एक तरफ जहां दोनों देशों ने अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को मजबूत करने पर जोर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 2+2 वार्ता से अपनी दोस्ती में एक नया अध्याय भी जोड़ा। क्या है व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के मायने, और दुनिया की हाल की सामरिक स्थिति में भारत रूस संबंधों का क्या महत्व है? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर संजय देशपांडे, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के यूरेशियन स्टडीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है। डॉक्टर संजय देशपांडे, कूटनीति में आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल है, व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पिछले 2 वर्षों में पुतिन का ये सिर्फ दूसरा विदेश दौरा था। एक बार जो जिनीवा का दौरा किया और दूसरा ये भारत का, तो इसे आप कैसे देखते हैं? 6 दिसंबर 2021 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ 6 घंटे के लिए भारत दौरे पर आए थे। 6 घंटा मतलब आप समझते हैं बहुत छोटा समय है, लेकिन उन्होंने भारत को प्राथमिकता दी। ये भारत को चुना इस दौरे के लिए। पहला दौरा उन्होंने जो पिछले 2 साल में किया था, खाली एक ही बार, वो भी जिनेवा में। इसलिए इसका हम महत्व ऐसा समझते हैं कि भारत और रूस की मित्रता बहुत पुरानी है। मैं कहूंगा 550 साल पहले की हमारी मित्रता है। जैसे मैं कहूंगा अफानासी निकेतिन भारत के दौरे पे आए थे। एक रूसी ट्रेडर जो त्वेर से थे, उन्होंने 3 साल अपने देश में गुजारे। उन्होंने काफी दौरा किया, उसके बारे में उन्होंने किताब लिखी अपने अनुभव के आधार पे। उसके बाद हम कहते हैं कि 1947 में भारत और रूस के बीच, उस समय सोवियत यूनियन, अप्रैल 1947 में राजनीतिक संबंध बनाने का एक करार किया। और 1947 के बाद हमने देखा कि हमारी मित्रता दिन ब दिन बढ़ती रह गई। 1960, 70 और 80 के दशक में ये संबंध तो बहुत अच्छे, एकदम मैं कहूंगा कि बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए थे। हमारा व्यापार बहुत अच्छा था। हमारे जो डिफेंस के क्षेत्र में जो संबंध है वो भी बहुत बड़े थे। और रूस उस समय सोवियत यूनियन अपने देश का एक बहुत बड़ा पार्टनर था। इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारी वो मित्रता देख के, उसको अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है कि टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज, ये जरूर था। मैं एक बात कहना चाहूंगा। सोवियत विघटन के बाद, सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी रूस ने भारत के साथ अच्छे संबंध रखे। पहले कुछ सालों में बोरिस येल्त्सिन की जो राजनीति थी, उनके ये अटलांटिसिज्म उनको कहा जाता है, मतलब यूरोप और अमेरिका के साथ ज्यादा दोस्ती थी। और लेकिन येवगेनी प्रिमाकोव विदेश मंत्री बनने के बाद, उसके बाद प्रधानमंत्री वो बने, उन्होंने यूरेशियनिज्म अपने फॉरेन पॉलिसी में, अपने विदेश नीति में उन्होंने लाया। और उसके तहत कि व्लादिमीर पुतिन की विदेश नीति भी है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अटलांटिसिज्म छोड़ के यूरेशियनिज्म का एक बहुत बड़ा प्रभाव रूस की विदेश नीति पे है। और उसमें चीन, भारत जैसे 2 महान ताकतें अभी उभर के आ रही है पिछले कुछ सालों में, मैं कहूंगा पिछले 20 सालों में। तो उन्होंने एक बहुत रूस की विदेश नीति में इन दोनों देशों को बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए रूस की जानकारी रखने वाला एक मैं विद्यार्थी खुद को कहूंगा, तो मेरा कहना है कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ अपने देश
एक दौरे के लिए आए, खाली सिर्फ 6 घंटे के लिए। उन्होंने 28 करार के ऊपर उन्होंने दोनों नेताओं ने दस्तखत किए, हमारे प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति ने। भारत और रूस ने 2+2 वार्ता की भी शुरुआत की। इससे पहले भारत की 2+2 वार्ता सिर्फ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से होती रही है, जो क्वाड के सदस्य देश हैं। तो ऐसे में रूस के साथ 2+2 वार्ता के क्या मायने हैं? पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है पूरी दुनिया की, बहुत तेजी से बदल रही है। अमेरिका और रूस में टकराव बहुत सारे कारणों से बढ़ गया है, और 2008 में भारत ने अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील पर साइन किया था, उसके बाद रूस को ऐसे लग रहा था कि हमारी विदेश नीति ज्यादातर अमेरिका की तरफ बढ़ रही है। ऐसा एक प्रभाव, ऐसे एक विचारधारा रूस के विदेश मंत्रालय में एक थी ऐसे। लेकिन फिर उसके बाद भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी काफी हथियार खरीदे। उसके बाद क्वाड का सदस्य भारत बना, ये नया ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके साथ जो संबंध 2+2 थे, अभी इसलिए रूस को ऐसे लग रहा था कि भारत एक बहुत बड़ी महान शक्ति है, जैसे व्लादिमीर पुतिन ने भी अभी कहा कि रूस एक महान शक्ति है, और हमारी दोस्ती, दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है, जो मैत्री है, वो बरकरार रहेगी। इसलिए उन्होंने कुछ नए नए प्रस्ताव दिए, और मैं कहना चाहूंगा कि 2000 में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम कहेंगे, उसका प्रस्ताव भी रूसी राष्ट्रपति ने दिया था, और तब से ये अभी 21 साल हो गए, अभी वो हमेशा बरकरार रही है, और विदाउट इंटरप्शन, मैंने कहा जैसे वैसे वो अभी भी है। इसलिए, और जैसे मैंने पहले कहा कि रूस की विदेश नीति में भारत का एक महान स्थान है, और वो भारत को कभी नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरों की जरूरतें काफी वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, 2+2। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच ये चर्चा हमेशा जारी रहेगी। उसके साथ मैं कहूंगा, और एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दोनों के एडवाइजर्स है, अपने अजित डोवल और निकोला पेट्रुशेव, उन दोनों के बीच में भी काफी बातचीत हुई है। तो इसका मतलब यह है कि भारत ने एक बैलेंस ऐसी एक विदेश नीति रखी है, जो अमेरिका, यूरोप, जापान और उसके साथ रूस के भी साथ रखी है। तो ये मैं कहूंगा कि हमारे विदेश नीति और हमारे पॉलिसी मेकर्स की ये मतलब उनकी एक विजय है कि बैलेंस कैसे रख सकते हैं। तो उन्होंने ये अच्छी तरह से उन्होंने एक समतोल, इसमें बैलेंस उन्होंने रखा है। पिछले कुछ समय से समुद्री क्षेत्र यानी मैरीटाइम डोमेन भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और भारत और रूस भी व्लादिवोस्तोक, चेन्नई समुद्री गलियारा विकसित करने में और काम कर रहे हैं। लेकिन चीन की तरह रूस का भी इंडो पैसिफिक के बारे में एक अलग नजरिया है। तो क्या फिर भी भारत और रूस समुद्री क्षेत्र में एक साथ काम कर सकते हैं? आपने सही कहा। व्लादिवोस्तोक से चेन्नई तक एक गलियारा बनाने का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है। मैं तो कहूंगा कि ये बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो गया। तो पिछले कुछ सालों में हम कहेंगे कि इसमें समुद्री क्षेत्र में, कोस्टल, इसमें ज्यादा एक विदेश नीति का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। इसलिए एशिया पैसिफिक, इंडियन ओशन रीजन, ये ऐसा, तो इन दो क्षेत्रों को एक बहुत बड़ा प्रभाव है, और उसमें बहुत सारा हम एक दूसरों के साथ सहयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद ने भी मतलब इस क्षेत्र से भारत में काफी उन्होंने प्रवेश किया है, कई बार अंदर घुसपैठ की है। इसलिए भारत बहुत सतर्क है और इसलिए रूस के साथ हम बहुत अच्छी तरह से एक दूसरों के साथ ये सहयोग कर सकते हैं। क्या रूस आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शीत युद्ध के नजरिए से देखता है? क्योंकि जिस तरह यूक्रेन में टकराव चल रहा है, या जिस तरह रूस चाहता है कि मध्य एशिया के देशों में भी उसका प्रभाव कायम रहे, तो क्या रूस का नजरिया वैसे ही है? देखा जाए तो रूस का इतिहास, रूस की जो पुरानी संस्कृति है वो कीव से आई है। कीव का रूस उसको कहते हैं। वो यूक्रेन से हुआ है। उसके बाद बहुत बड़ा विस्तार इस साम्राज्य का हुआ। उन्होंने बहुत सारा मतलब इतना बढ़ाया और दुनिया में एक बहुत सबसे बड़ा देश जो सोवियत यूनियन के समय 16% जो भूमि थी अपने 16% भूमि वो रूस की थी, पृथ्वी की अपनी। और उसके बाद भी जो सोवियत संघ टूटने के बाद जो नए नए 15 देश उसमें हुए, उसके बाद सबसे बड़ा जो देश कहा जाता है रूस, कजाकिस्तान के बाद यूक्रेन। और यूक्रेन के साथ उनके काफी टकराव है। और मैं ये कहूंगा कि ये स्लाव नेशनलिज्म, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने मिलके सोवियत यूनियन को तोड़ा है। मैंने पहले भी कहा है, ये स्लाविक राष्ट्रवाद है। ये स्लाविक राष्ट्रवाद की वजह से सोवियत यूनियन टूटा, जो दिसंबर 1991 में बेलारूस में हुआ। और वहां उन्होंने घोषणा की कि हम सोवियत यूनियन के साथ नहीं हैं। मतलब एक ढंग से उन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। 2004 में भी यूक्रेन ने एक कलर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जो अमेरिका ने स्पॉन्सर किया था, जो कहा जाता है कलर रिवॉल्यूशन, उसकी। और उससे रूस बहुत नाराज हो गया था। तीसरी बात यह है कि पूर्वी यूक्रेन में बहुत सारे रूसी रहते हैं और उनका कहना है कि यूक्रेनियन हमको हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हमको जैसे अधिकार देना है उस ढंग से अधिकार हमको नहीं मिलते हैं। और यूक्रेन, उसके बाद क्रीमिया का 1954 में निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया जो रूसी प्रजासत्ताक में था, रूसी सोवियत प्रजासत्ताक में, वो यूक्रेन को दिया गया। उस समय रूसी बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन बाद में अभी हमने देखा 8 साल पहले रूस ने यूक्रेन के साथ, यूक्रेन से जबरदस्ती से वो हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है। इसलिए दोनों देश में काफी संघर्ष हुआ, टकराव हुआ। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आखिरी दोनों देश शत्रु बन गए। और एक बात है, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का और नेटो जो ये जो संगठन है उसका एक सदस्य बनना चाहता था। उसका विरोध रूस ने किया। रूस ने हमेशा कहा कि नाटो हमेशा रूस के लिए कार्यरत रहता है, ये काम करता रहता है, इसलिए आप और उन्होंने ये चेतावनी दी यूक्रेन को कि हमारे खिलाफ ही ये इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन यूक्रेन ने उनकी तरफ, मैं कहूंगा कि ज्यादा उनकी सुनी नहीं, इसलिए दोनों में काफी संघर्ष हुआ और उसका ये परिणाम ऐसा हुआ, उनका दोनों देश में युद्ध नहीं होगा। और ये हम कहते हैं कि मध्य एशियाई क्षेत्र में भी रूस का बहुत बड़ा प्रभाव है। अभी भी उन्होंने बांध के रखा है। कैसे बांध के रखा है? CSTO के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन है,
कॉमन सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के साथ उन्होंने बांध के रखा है। ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इनके। उसके बाद उन्होंने और एक यूरोपियन यूनियन के तहत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन नाम के एक संगठन उन्होंने प्रयास किया है। 2015 से उन्होंने शुरू किया है। तो मध्य एशियाई देशों पर रूस का अभी भी बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि रूसी वंश के काफी लोग अभी भी मध्य एशिया में रहते हैं। इसलिए रूस चाहता है कि जैसे मध्य एशिया में है, जैसे आर्मेनिया में है, वैसे और बेलारूस और मोल्दोवा में है, वैसे यूक्रेन भी रूस के प्रभाव में है। लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच जो तनाव अभी भी है वो बरकरार है। और मुझे लगता है इतनी आसानी से रूस ये यूक्रेन को नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य होने नहीं देगा। क्या अमेरिका रूस को चीन से बड़ी चुनौती मानता है? अभी भी मैं ये कहूंगा, रूस की आर्मी मिलिट्री देखी जाए तो आज दुनिया में सबसे बड़ी है। उसके बाद रूस का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो भी सोवियत जमाने से सबसे बड़ा है। तो इस मामले में मेरा ये कहना है कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट्स का एक बहुत बड़ा व्यापारी है। वो निर्यात करता है बहुत सारे देशों में, और उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी उनके ऊपर काफी निर्भर है। दूसरा क्षेत्र ऊर्जा का है। ऑयल और नेचुरल गैस, तेल और प्राकृतिक गैस में भी रूस ने काफी तरक्की की है। मतलब उनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन किया है। उसके बाद उन्होंने निर्यात भी काफी की है। तो ये दो क्षेत्र पे रूस की इकोनॉमी अभी बहुत सारी निर्भर है। तो और हमने ये देखा है कि कई सालों से अक्टूबर में रूस ने यूक्रेन और उसके बाद यूरोप के कई देशों के साथ एक ढंग से तेल नीति के तहत एक तेल युद्ध उन्होंने ऐसा शुरू किया है। और अमेरिका को ये डर है कि हथियार, शस्त्र और तेल और प्राकृतिक गैस के आधार पर रूस बहुत सारे अपने देश कर सकता है, एक बहुत बड़ा व्यापारी है। इसलिए आज भी, और रूस की पिछले 20 सालों में अगर ताकत देखी जाए तो मैं ये कहूंगा कि रूस अभी उभर गया है। जो 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 20 सालों में रूस ने काफी तरक्की की है। इसलिए रूस को अमेरिका आज भी एक बहुत बड़ी ताकत मानता है, और उनको लगता है कि अपना सबसे बड़ा शत्रु रूस है। इतने मजबूत रिश्ते होने के बाद भी भारत और रूस के बीच व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की काफी गुंजाइश है। क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के संबंधों का दायरा बढ़ने से रूस की चीन पर निर्भरता कम होगी? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे संबंध रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में काफी बहुत ज्यादा है। लेकिन रूस के साथ हमारा व्यापार वैसे बहुत कम है। हमेशा हम बोलते हैं कि $30 बिलियन जाएगा पिछले कई सालों में, लेकिन पिछले कई सालों में $15 बिलियन के ऊपर हमारा व्यापार बढ़ा नहीं है। उसके कारण बहुत सारे दिए जाते हैं, बहुत सारे उनमें अपने, मैं कहूंगा कि दोनों की जो देश की नीतियां हैं उसके आधार पर
हो जाएगा। लेकिन मैं इस मामले में एक रूस का एक अभ्यासक, रूस के विदेश नीति का एक अभ्यासक, भारत रशिया संबंधों का मैं एक अभ्यास करता हूँ। तो उसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट ट्रेड कॉरिडोर, ये अभी बहुत सारा काम अभी उसके ऊपर हो रहा है, लेकिन हमको ईरान और रूस के साथ मिलके ये करना पड़ेगा। और तो इसमें वो काफी दिनों से बंद था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर कुछ सैंक्शन निर्बंध डाले थे। उसका भारत के विदेश नीति पे जो ईरान की तरफ है उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। इसलिए लेकिन अभी कुछ सालों में लेकिन हमारे संबंध अच्छे हो गए हैं, और हम डायरेक्ट ईरान के तहत वाया ईरान हम मध्य एशियाई क्षेत्र, कॉकेशस, और उसके बाद आस्ट्राखान से जाके रशियन भूमि में हम जा सकते हैं और हमारा व्यापार बढ़ेगा। और उसके बाद भूमध्य समुद्री क्षेत्र से हम यूरोप भी जा सकते हैं। तो बहुत जल्दी हमारा व्यापार बढ़ेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि our defense and energy ties are on very strong foot, but the economic sector, the relation between the two countries in the economy is to be repaired, is to be repaired, and so therefore we need to sit together and improve our relations. तो उसी तहत हमारा व्यापार बढ़ सकता है। नहीं तो और इस बार भी रूसी अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर ध्यान दिया है। और खाली व्यापार मतलब हम आईटी क्षेत्र में हो जाएगा, आईटी क्षेत्र है, एजुकेशन है। अभी पैंडेमिक के बाद रूस और भारत ने मिलके कि हम हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ी निवेश करने वाले हैं, मिलके हम काम कर सकते हैं। तो फार्मा सेक्टर, जो भारतीय फार्मा सेक्टर है, रूस में बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उनके हमारे उस प्रोजेक्ट के तहत एक भी फैक्ट्री रूस में ऐसे नहीं है कि जो काम कर सके। यहाँ से हम निर्यात करते, तो वहाँ निवेश करना, वहाँ फैक्ट्री डालना, उसमें निवेश करना ये बहुत जरूरी है। और मैंने ये बात कई बार कही है कि ये होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये ऐसा क्यों होता है, डोजियर्स बनाने में तकलीफ होती है। उसके बाद डोजियर बनाने में क्यों तकलीफ होती है, क्योंकि 2-2 साल लग जाते हैं। इसलिए रूस के विदेश नीति में, रूस के व्यापार नीति में एक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और वो बदलाव रूस की सरकार अभी कर रही है। और मुझे नहीं लगता है चीन के ऊपर हम निर्भर होंगे, क्योंकि चीन का हमारा व्यापार बहुत बड़ा है, जो हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। लगभग $100 बिलियन हम इन्वेस्ट एक दूसरों के देश का व्यापार है, और रूस और चीन का भी व्यापार बहुत बड़ा है। लेकिन हमेशा मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत रूस का व्यापार बढ़ना चाहिए हमेशा के लिए। और अफगानिस्तान पर दोनों देश कैसे एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं? अफगानिस्तान के बारे में कहा जाए, हमने ये देखा कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल अपने कब्जे में ले लिया, और अमेरिका ने और मध्य एशिया में रूस की एक दोनों के विदेश नीति में अफगानिस्तान की तरफ जो है उनमें काफी समानता है, क्योंकि मध्य एशियाई देश में रूस ने आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक निवेश बड़ी की है, बहुत बड़ी की है। और उन्होंने ये देखा है कि आतंकवाद, हथियार और ड्रग्स का व्यापार रूस के लिए बहुत बड़ा है, उसका धोखा रूस के लिए काफी है। और भारत ने भी देखा है कि 1989 में
89 में जब सोवियत सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा, उसके बाद हमने देखा कि हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव हो गया और रूस में भी उनके भूमि पर उत्तर काकेशस में भी एक बहुत बड़ा मतलब आतंकवाद रूस की धरती पर मतलब वो फैल गया। उन्होंने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो में उन्होंने काफी कुछ बॉम्ब स्फोट किए, कुछ मतलब हमले भी किए और इन दोनों को मालूम है और भारत ने भी ये अनुभव किया है, इसलिए आतंकवाद हो गया और फिर ड्रग ट्रैफिकिंग है वो जो भारत में भी होगी, इसलिए उन दोनों देश सतर्क है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द हम एक दूसरों के साथ सहयोग करें और अफगानिस्तान को एक अफगानिस्तान का ये जो सवाल है, अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और उसकी चर्चा भी रूसी अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री ने की है। और आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई। ये एक रूसी हेलीकॉप्टर था, Mi-17V5। तो क्या इस हादसे के बाद भारत रूस से सैन्य उपकरण खरीदने पर पुनर्विचार कर सकता है? हम देखे जाए तो पिछले 70 साल से भी ज्यादा लगभग 75 साल हो रहे, रूस हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है, आर्म्स सप्लायर है और लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा, हमने हथियार अमेरिका से लिए हैं, हमने हथियार इजराइल से लिए हैं, हमने फ्रांस से लिए हैं, दूसरे देशों से हम ले रहे, लेकिन तभी भी अभी भी 70% हथियार जो आर्म्स एंड आर्मामेंट्स है हम रूस से अभी भी है। इसलिए और पहले भी ऐसे कभी हद से पहले हुए हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर्स या बहुत सारे विमान हैं जो रूस से आते हैं, उनमें कुछ तो खराबी है, जो टेक्निकल फॉल्ट्स है, तो मैं सोचता हूं कि नहीं, और भारत इस मामले में बिल्कुल ये नहीं सोचेगा कि हम उसका पुनर्विचार करेंगे, लेकिन पिछले कई सालों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने दूसरे देशों के साथ संबंध मतलब इस क्षेत्र में रखे हैं। लेकिन एक बात इसमें मैं कहना चाहूंगा कि रूस और भारत की मैत्री पहले थी, अब मैं ये कहूंगा कि हम एक व्यापारी संबंध से एक दूसरों की तरफ अभी देख रहे हैं, उसमें मैत्री है लेकिन ज्यादा संबंध व्यापार की तरफ से देख रहे हैं कि रूस एक बहुत बड़ा सप्लायर है, हम उनके खरीदार हैं और मेड इन इंडिया के तहत भी रूस ने काफी निवेश करने की तैयारी दर्शाई है। उन्होंने कहा है कि हम निवेश करेंगे और उसमें हमको जरूर फायदा होगा, क्योंकि हम भी क्षेत्र का इस क्षेत्र में एक लगता है स्वयं पूर्ण इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और लेकिन ये बात है, रूस और भारत एक दूसरों को हम एक दूसरों की जरूरतें हैं और इसलिए हम मैत्री पहले मैत्री रहेगी, उसके बाद एक व्यापारी संबंध है वो वैसे ही रहेंगे। डॉक्टर संजय देशपांडे, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये अवसर मुझे मिला आपसे आपके साथ बात करने का। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपको यह मुलाकात पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।